हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर आईसीएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया ही गया है कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कवर कराया जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखिए, जिससे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट कर पाएं। होपफुली आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टेपल कमोडिटीज टू एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं क्या थीं? आपके ऑप्शन हैं ए रॉ कॉटन, ऑयल शीड एंड ओपियम, बी सुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड, सी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, डी कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पेट्री एंड ओपियम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पेट्री एंड ओपियम। ठीक है, 18वीं शताब्दी में बंगाल से ये सारी चीजें निर्यात की जाती थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू द। शाही अधिमान्यता शब्द किस पर लागू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश आयात पर विशेष विशेषाधिकार, बी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों द्वारा नस्लीय भेदभाव, सी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट टू दैट ऑफ द ब्रिटिश, भारतीय हितों को अंग्रेजों के अधीन करना, डी प्रेफरेंसेस वाज गिवन टू ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ओवर इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजकुमारों पर ब्रिटिश राजनीतिक एजेंटों को प्राथमिकता दी जाना। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश आयात पर विशेष विशेषाधिकार को ही इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता था, या इन पर इंपीरियल प्रेफरेंस अप्लाइड किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ द। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास किस कारण से नहीं हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, बी स्कैर्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, सी स्कैर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डी प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, अमीरों की जमीन में निवेश को प्राथमिकता। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज द। आर्थिक दृष्टि से 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि, बी ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, सी कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण, डी रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ए इंडियन हैंडक्राफ्टेड व रून्ड, भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए, बी
Machines were introduced in the Indian textile industry in large number. भारतीय कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में मशीनें पेश की गईं. C. Railway lines were laid in many parts of the country. देश के कई हिस्सों में रेलवे लाइनें बिछाई गईं. D. Heavy duties were imposed on the import of British manufacturers. ब्रिटिश निर्माताओं के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया. तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रून्ड, भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट एमरारी सेटलमेंट? ईस्ट एमरारी सेटलमेंट, ईस्ट एमरारी समझौता किसने शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं ए, वेलेस्ली, बी, वॉरेन हेस्टिंग, सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी, लॉर्ड डफरिन. तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन and the other as reason are. Assertion A, the British government introduced different land revenue system in different part of India. Reason, it led to create different classes in Indian peasantry. Select the correct answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है. दावा, ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग भूमि राज्यों से प्रणाली शुरू की. कारण, इससे भारतीय किसानों में विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ. नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है. तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट असर्शन कह रहा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है. कहीं पर रेवतवाड़ी सेटलमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सेटलमेंट स्टार्ट किया था. कहीं पे महलवाड़ी सेटलमेंट स्टार्ट किया था. तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रीजन क्या, अगर इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री, ये भी बिल्कुल सही कि इससे क्या हुआ कि भारतीय किसानों में विभिन्न वर्गों का निर्माण हो गया था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय. स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन से ए, लॉर्ड हेस्टिंग, बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी, लॉर्ड कर्जन, डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक. तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद. स्थायी समझौता किसके साथ किया गया था? ए, लैंडलॉर्ड, बी, पीजेंट, सी, वर्कर्स, डी, ट्रेडर्स. तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लैंडलॉर्ड. जमींदार के साथ ही स्थायी समझौता किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद. स्थायी समझौता किसके साथ किया गया था? आपके ऑप्शन से ए, जमींदार, बी, विलेज कम्युनिटीज, सी, मुकद्दमास, डी, पीजेंट्स. 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जमींदार. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया. किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली शुरू की? ए, लॉर्ड जॉन सॉर, बी, लॉर्ड क्लाइव, सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर. लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष शुरू किया गया था? ए, 1787, बी, 1789, सी,
1790, डी 1793। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions? मुकदमेबाजी में वृद्धि की प्रवृत्ति 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत के बाद दिखाई देने लगी। इसका कारण आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रावधान से पता लगाया जाता है? ए, मेकिंग जमींदार्स पोजीशन स्ट्रॉन्गर विज द रियोट, जमींदार की स्थिति को रियोत के मुकाबले मजबूत बनाना। बी, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। सी, मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, न्यायिक प्रणाली को और अधिक कुशल बनाना। डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट ए, बी एंड सी इज करेक्ट। उपरोक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट ए, बी एंड सी इज करेक्ट। क्या हुआ था इस केस में कि इन्होंने क्या किया कि जो कोर्ट फीस थी उसको रिमूव कर दिया गया था। उससे क्या होता था कि हर कोई जो भी होता था वो ड्रैग कर लेता था किसी को भी कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट फीस लगती ही नहीं थी। तो जो टेंडेंसी थी, ठीक है, लिटिगेशन वो इंक्रीज हो गई। तो ये रीजन था कि क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि जो कोर्ट फीस थी वो हटा दी गई थी, रिमूव कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, under the permanent settlement 1793 the zamindars were required to issue pattas to the farmers which were not issued by many of the zamindar. The reason was स्थायी बंदोबस्त 1793 के तहत जमींदारों को किसानों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता थी जो कई जमींदारों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। कारण ए, द जमींदार वर ट्रस्टेड बाय द फार्मर्स, जमींदारों पर किसानों को भरोसा था। बी, देयर वॉज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार, जमींदारों पर कोई आधिकारिक जांच नहीं थी। सी, इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। डी, द फार्मर वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टाज, किसानों को पट्टे प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देयर वॉज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार, जमींदारों पर कोई आधिकारिक जांच नहीं थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार? बिहार में शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, द जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड, जमींदारों को भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया। बी, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार, जमींदारों के लिए भूमि के स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। सी, लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, भू राजस्व को संवैधानिक बना दिया गया। डी, अबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी का उन्मूलन। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, भू राजस्व को संवैधानिक बना दिया गया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, परमानेंट सेटलमेंट एंड रियोतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली इन, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त और रियोतवाड़ी प्रणाली क्रमशः कब शुरू की गई या कहाँ शुरू की गई? आपके ऑप्शन हैं ए, बंगाल एंड मद्रास, बी, मद्रास एंड पंजाब, सी, मद्रास एंड बंगाल, डी, पंजाब एंड बंगाल। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बंगाल और मद्रास। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
fill in the blanks. In dash the right of the tenant on land in Bengal and Bihar were given by the Bengal Tenancy Act. रिक्त स्थान बड़े डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे। तो आपको बताना है कि एक्ट कब आया था। ए 1885, बी 1886, सी 1889, डी 1900। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 1885 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सर थॉमस मुनरो भूमि राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। तो उन्होंने कौन सा स्टार्ट किया था? आपके ऑप्शन है ए परमानेंट सेटलमेंट, बी महलवाड़ी सेटलमेंट, सी रैयतवाड़ी सेटलमेंट, डी नन ऑफ द अबव। सर थॉमस मुनरो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन सी रैयतवाड़ी सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हु वॉज एसोसिएटेड विद द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। मद्रास की रैयतवाड़ी बस्ती से कौन जुड़ा था? ए मैलकॉम, बी मेटकाफ, सी मुनरो, डी एल्फिंस्टन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु स्टार्टेड रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? ए थॉमस मुनरो, बी मार्टिन बुडा, सी कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन द। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, डी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। अंग्रेजों ने पहली बार रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की। तो बताना है कहाँ से हुआ? ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी आगरा, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, डी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन ब्रिटिश सिस्टम रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज प्रिवेलेंट इन। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहण प्रचलित था। आपके ऑप्शन से ए नॉर्थ इंडिया, बी ईस्ट इंडिया, सी वेस्ट इंडिया, डी साउथ इंडिया। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये वेस्ट इंडिया के भी कुछ पार्ट में था और ये साउथ इंडिया के भी कुछ पार्ट में था। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में था और प्रेजेंट डे तमिलनाडु और के भी कुछ स्टेट्स में पाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी और डी दोनों इसके सही आंसर कहलाएंगे। ठीक है, तो सी एंड डी वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में ये प्रेविलेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विद रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट consider the following statement. First, the rent was paid directly by the peasant to the government. Second, the government gave pattas to the rayot. Third, the lands were surveyed and assessed before being taxed. Which of the statements given above is are correct? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। दूसरा, सरकार ने रेतों पर पट्टे दिए। तीसरा, कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रेयोट्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा क्या कहता है? द लैंड वाज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो सी इज द राइट आंसर। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. With reference to the history of India, consider the following pairs. A. Aurang, in charge of treasury of the state. B. Banyan, Indian agent of the East India Company. Third, Mirasidar, designated revenue payer to the state. Which of the pair above is correctly matched? भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें. पहला, औरंग, राज्य के खजाने का प्रभारी. दूसरा, बनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट. तीसरा, मिरासीदार, राज्य को नामित राजस्व भुगतान करता. तो बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है. बताइए कौन सा जोड़ा इसमें सही सुमेलित होगा. तो देखो, जो औरंग होता है वो पर्शियन टर्म होता है वेयर हाउस को. ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया. ठीक है, औरंग जो होता है वो पर्शियन टर्म होता है वेयर हाउस का, जहाँ पर गुड्स इकट्ठे करके रखे जाते हैं. तो पहला तो उसमें गलत होगा. दूसरा क्या है, बनियान, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये स्टेट में ये सही पेयर है कि जो उस टाइम के जो बनियान थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट हुआ करते थे. तीसरा क्या है कि मिरासीदार, ये डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट. ये बिल्कुल सही है कि राज्य को नामित राजस्व भुगतान करता हुआ करते थे. दूसरा और तीसरा पेयर इसमें सही सुमेलित है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली. बी इज द राइट आंसर. तो इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है. अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कर्मवीर ICS को. साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम और बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.